दो शख्सियतों ने सुशासन का दावा किया था और अब इनके कार्यकाल में दो बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। नीतीश के कार्यकाल में एक ऐसा घोटाला जिसने चारा घोटाला को पीछे छोड़ दिया है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला जो इतने रहस्यों से घिरा हुआ है क्योंकि इस घोटाले से जुड़े 40 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल सही सुना आपने, 40 लोगों की मौत। और दूसरी तरफ चावल घोटाला करीब 3000 करोड़ का घोटाला है, यानी कि चारा घोटाले से 3 गुना ज्यादा बड़ा घोटाला। हम आपको बता दें कि पूर्व जो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उन्होंने चावल घोटाले की सीबीआई से जांच की भी मांग की। मगर आइए आगाज हम करना चाहेंगे मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से। क्या यह महज इत्तेफाक हो सकता है कि एक घोटाला और उस घोटाले से जुड़े 40 लोग और उनके रहस्यमय हालात में मौत, और अगर उनके रिश्तेदार सीबीआई की जांच की मांग कर रही है तो शिवराज सिंह चौहान को आपत्ति क्या है? मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड यानी व्यापम घोटाले की 3 साल की जांच के दौरान मामले से जुड़े 30 से ज्यादा लोग रहस्यमय हालात में मारे जा चुके हैं। एबीपी न्यूज के सामने खुलासा किया है एसआईटी प्रमुख जस्टिस चंद्रभूषण ने। आखिर कब तक व्यापम के आरोपियों की मौतें होती रहेंगी? क्यों हो रही है आरोपियों की संदिग्ध मौत? एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला। फर्जी तरीके से हुई थी मेडिकल कॉलेजों और सरकारी नौकरियों में भर्ती। इस घोटाले में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। खुलासे ने बना दिया है इसे देश का सबसे कुख्यात घोटाला। घोटाले के 2500 आरोपियों में से 30 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। मामले की जांच की निगरानी कर रही एसआईटी के प्रमुख ने एबीपी न्यूज के सामने स्वीकार किया है कि आरोपियों की संदिग्ध मौतों ने मामले को उलझा दिया है। जांच के दौरान ये बात तथ्य सामने आया कि जो नाम आते हैं जांच में, जैसे कि छात्र बताता है कि मैंने तो भाई उसकी सहायता से ढूंढा था आदमी कि भाई इम्तिहान में परीक्षा में दूसरा, तो दलाल का नाम बताता है वो, तो पाया जाता है कि वो दलाल जब आगे चलते हैं तो मालूम चलता है कि वो मृत हो चुका है, तो मरे हुए आदमी का नाम है। तो ऐसे करीब 30 से अधिक होंगे जो नाम आए हैं जो मृत व्यक्ति हैं। एक एक कर 30 से ज्यादा आरोपियों की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। मामले ने मध्य प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया है। व्यापम घोटाले की जांच कर रही है एसटीएफ ने हाल ही में एसआईटी को जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है उसमें साफ साफ लिखा है कि इस पूरे मामले में 553 आरोपी फरार हैं, जिनमें से 32 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम पते अभी तक सामने नहीं आ पा रहे हैं, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। समझा यही जा रहा है कि वो लोग या तो लापता हैं या उनकी भी मौत हो चुकी है। मतलब कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। मरने वालों की संख्या में चौंकाने वाली बात यही है कि अधिकतर लोग 20 से 30 साल की उम्र के हैं और सरकार के मुखिया हैं कि इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। व्यापम मामले में एक रिपोर्ट सामने आई, पता लगा कि करीब 40 लोगों की मौत हो गई है पूरी जांच के दौरान। अब मुझे कुछ नहीं कहना, आप देखते रहिए फैक्ट सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज पहुंचा उन लोगों के घर जो इस व्यापम घोटाले के मामले में थे आरोपी और जिनकी संदिग्ध मौत से उठ रहे हैं सवाल। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा ये चैखड़ा गांव है। गांव के 34 साल के विजय सिंह पटेल की कांकेर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कांकेर के बस्तर होटल के एक कमरे में विजय सिंह की लाश मिली। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, पर घर के लोग इसे हत्या बता रहे हैं। विजय सिंह एमपी के व्यापम घोटाले के 3 मामलों में आरोपी थे और उन्हें जांच एजेंसी एसटीएफ के सामने 5 अप्रैल को भोपाल में पेश होना था। विजय लंबे समय से तनाव में थे और घर वालों का आरोप है
कि उन्हें बयान देने से रोकने वालों ने विजय की हत्या की है। ये लगता है कि ऐसा तो वो लड़का कभी करने वाला नहीं था। हम लोग ये भी बोलते थे कि चाहे जितना पैसा लगेगा तुम हाजिर हो जाओ, हम लोग जमानत करवा लेंगे, छुड़वा लेंगे तुमको। ये तो आए थे तो हम सभी कहते थे। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और मेडिकल कॉलेज की भर्तियों में हुए इस बड़े घोटाले से जुड़े आरोपियों की संदिग्ध मौत का सिलसिला पिछले साल से शुरू हुआ है, जब हाईकोर्ट ने मामले की निगरानी के लिए एसआईटी बनाई, जिसने जांच करने वाली एजेंसी एसटीएफ पर दबाव बनाया और जांच ने तेजी पकड़ी। एमपी के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की भी 24 मार्च को लखनऊ में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। यूपी पुलिस अब तक साफ नहीं बता पाई है कि शैलेश की मौत की वजह क्या रही। शैलेश भी व्यापम घोटाले के आरोपी थे और एसटीएफ उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे मार रही थी। शैलेश पर समर्पण करने का दबाव था। शैलेश के पिता राज्यपाल राम नरेश यादव, उनके पूर्व ओएसडी धनराज यादव भी इस बड़े मामले में आरोपी हैं। फिलहाल राज्यपाल को उनके पद की वजह से हाईकोर्ट ने पूछताछ से छूट दे रखी है। अरे जितने भी अभी तक मारे गए लोग सब बेगुनाह लोग हैं। जिन लोगों को मारा गया है या जिन लोगों ने आत्महत्या की है, जो लोग मिसिंग हैं, सब बेगुनाह लोग हैं। और उसमें अधिकांश तो छात्र हैं। छात्रों का पता ही नहीं लग रहा कि वो कहाँ गायब है, कहाँ नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सरकार का कुछ रवैया समझ में नहीं आ रहा। वो चाहती है कि व्यापम के केस को दबाने के लिए वो किसी भी तरीके से इनके गार्डन ऐसे लोगों की हत्या करवाना चाहती है। वो जेल में बंद है, उन लोगों की भी हत्या करवाना चाहती है। व्यापम घोटाले मामले में ग्वालियर चंबल इलाके के कई आरोपी हैं। इन्हीं में थे ग्वालियर के आनंद नगर के रहने वाले डॉक्टर रामेंद्र भदौरिया। व्यापम मामले की जांच जब बिरला अस्पताल के रामेंद्र तक पहुंची तो उनकी शादी टूट गई। 8 जनवरी 2015 को रामेंद्र की लाश कमरे में लटकी मिली। दर्द भरी दास्तान यही नहीं रुकी। रामेंद्र की मां ने भी 5 दिन बाद तेजाब पीकर जान दे दी। ग्वालियर के ही होरीपुरा के रहने वाले डॉक्टर ललित गुलारिया ने भी 16 जनवरी को मुरैना में सांक नदी में कूदकर जान दे दी। ललित भी व्यापम फर्जीवाड़े के आरोपी थे। नहीं, संदिग्ध सूची से तो क्लीन चिट मिली गई थी वो, और यहाँ नौकरी कर रहा था। पीजी के पेपर दे के आया था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में फर्जी भर्ती से जुड़ा ये मामला कॉलेज के शिक्षकों की जान पर भी बनाया है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर डी.के. साकल्ले ने भी पिछले साल 4 जुलाई को अपने घर के आंगन में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी। डॉक्टर साकल्ले व्यापम के आरोपी तो नहीं थे, मगर उन पर व्यापम घोटाले के आरोपी छात्रों को कॉलेज से बाहर निकलने का दबाव था। व्यापम घोटाले से जुड़े इंदौर मेडिकल कॉलेज की 19 साल की छात्रा नम्रता डामोर की 8 जनवरी 2012 में रेल पटरी के किनारे लाश मिली। नम्रता की मौत की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। नम्रता मेडिकल कॉलेज भर्ती घोटाले के सरगना डॉक्टर जगदीश सागर के संपर्क में थी। उसकी संदिग्ध मौत पर हाईकोर्ट ने जांच दल बनाकर रिपोर्ट सौंपने को कहा था, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। 45 से ज्यादा पीआईएल हम लोगों के द्वारा दाखिल की गई। इंदौर में पहली पीआईएल चिराग सेमरे के द्वारा दाखिल की गई थी, जो कि मैंने दाखिल करवाई थी। और हमारी पीआईएल में मांग की गई थी कि इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ से करवाई जाए या सीबीआई से करवाई जाए, जिसमें पारदर्शी तरीके से जांच हो सके। जो दिलराज सिंह बघेल हैं और अखिलेश द्विवेदी हैं, ये लोग क्राइम ब्रांच के अधिकारी थे। इनको जबरदस्ती इनकी सेवाएं एसटीएफ को सौंप दी गई। यदि ये बोल रहे हैं कि मैंने एसटीएफ को जांच की, तो आपने क्राइम ब्रांच के अधिकारी जिन पर आपको संदेह था उनको आपने एसटीएफ में क्यों भेजा? क्योंकि वो आपके लिए जासूसी करते और अंदर की जानकारी बताते। राजेश चंदेल, जो कि बीजेपी नेता का दामाद है, सुशीला सिंह का दामाद है, उसको भी आज भी एआईजी एसटीएफ बना रखा है, जिसमें सारी जानकारी इनको पता चल रही है। यदि आज ये इतने ईमानदार है तो सीबीआई जांच करने में इनको क्यों संदेह? व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की हो रही लगातार मौतें इस पूरे मामले को संदिग्ध बनाती जा रही हैं। वैसे भी ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इस मामले में 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें 2500 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने वाले दलाल, छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक, पावर ब्रोकर और बीजेपी सरकार से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ऐसे में जब जांच एजेंसी पर सवाल खड़े किए जाते हैं तो सरकार के गृह मंत्री इस जांच को नंबर 1 जांच बताते हैं। 8 लोगों की माने आत्महत्या हो रही हैं, गवाह लोग मर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो कैसी जांच? नहीं, इस पर मुझे कुछ जानकारी नहीं है।
और मर रहा है। पर आपको लग रहा है व्यापम की जांच सही चल रही है? बिल्कुल सही। हाँ। नंबर 1 पे। हाँ। कब तक ये जांच पूरी होगी? मैंने व्यापम लगा ये तो बहुत दिन लगेंगे, नई पर्दे खुलेंगी इसमें। इस घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सरकार और सत्ता से जुड़े बड़े लोगों के नाम सामने आने लगे हैं। मगर जो लोग इस घोटाले को उजागर करने में लगे हैं, उनको भी अपनी जान का खतरा है। इंदौर के रहने वाले साइबर एक्सपर्ट प्रशांत पांडे, इंदौर के ही डॉक्टर आनंद राय और ग्वालियर के आशीष चतुर्वेदी पर भी हमले हो रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने सुरक्षा दे रखी है, मगर ये सभी अपनी सुरक्षा से असंतुष्ट हैं। ये एक्सपीरियंस किया है कुछ दिन पहले, जब अचानक से एक ट्रक ने आके साइड से हिट किया मेरी कार को, जो उस वक्त मेरी वाइफ चला रही थी, और वो कार जाके डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से टकरा के थोड़ी आगे गई, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट पड़ा था, उससे टकरा के या उचक के और पलट गई, और 40 फीट तक मेरी आंखों के सामने मेरी वाइफ, मेरा छोटा बच्चा 4 साल का, मेरे फादर और मेरी दादी जिनकी उम्र 106 साल है, वो चारों लोग उस कार में थे, और मेरे सामने आंखों के 40-50 फीट रोड पे घिसाती हुई गाड़ी गई। ग्वालियर के आशीष साइकिल पर चलते हैं, उन्हें सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है। आशीष का आरोप है कि उनके गार्ड उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। इन्हें डर सता रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। रास्ते में जैसे ही मैं घर से निकला, उसके बाद से एक अज्ञात आदमी जो भी बाइक पल्सर से था, बार बार आगे पीछे होकर मुझे देख रहा था। क्योंकि मुझे सामान्य एक चीज ये भी है कि मेरे साथ साइकिल पर गार्ड चलता है, तो एक भी ये कोतूहल का विषय हो सकता है आदमी इसलिए देख रहा हो, तो इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया। जब लौट के उधर से आ रहा था तो रास्ते में वही आदमी जो वही था या दूसरा जो भी, मैंने पे कोई फेस ढका हुआ था हेलमेट से, वही पल्सर से आते हुए, तो रास्ते में उसने इस तरीके से पीछे से किया मुझे। साइकिल पर आदमी जरा से में अनबैलेंस हो जाता है तो मैं गिर पड़ा सड़क किनारे। ये सारी चीजें मुझे डराने के लिए है, इंडिकेशन है कि अगर मैं गवाही दूंगा तो मेरा मर्डर होगा। व्यापम घोटाले के तार मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैले हुए हैं। इसलिए इस घोटाले की जांच एसटीएफ से नहीं बल्कि सीबीआई से कराने की मांग उठ रही है। पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले की जांच शुरू कराने का श्रेय खुद को देते हैं, जबकि कांग्रेस इस घोटाले का आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी लगा चुकी है। अगर मेरे मन में कोई गलत बात होती तो ये तो मामला सामने आता ही नहीं। ये मामला सामने लाने वाला शिवराज सिंह चौहान है। मैं इस मामले को सामने लेके आया, मैंने इस मामले की जांच करवाई, और नहीं तो जांच अगर सामने लाने नहीं होते तो आता ही नहीं, आज तक पता ही नहीं चलता किसी को। ये तो मैं लेके आया सामने, और मैंने ये कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर किसी ने गड़बड़ की है तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप और आपके परिवार का किसी कोई ही पैदा नहीं होता। शिवराज मर जाए कभी गलत काम को सोच भी नहीं सकता। मेरा जीवन पूरी तरह से पारदर्शी है। व्यापम घोटाला इस मायने में अलग है कि इस घोटाले के बाद सरकार के खजाने को करोड़ों रुपए का चूना तो नहीं लगा, मगर प्रदेश की एक पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर दिया। इस घोटाले के बाद देश भर में हुई बदनामी के दाग धोने के लिए सरकार इस विभाग का नाम और निशान दोनों बदलने जा रही है। मगर इस घोटाले की जांच कर रही एजेंसियों पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, उससे सरकार और सरकार के मुखिया कटघरे में हैं। तो ये देखा आपने मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, और आप रुख करते हैं बिहार का। बिहार में चुनावी साल में एक घोटाले ने राजनीति का पारा गरमा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की और बिहार में हुए चावल घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। बिहार में कुछ दिनों बाद चुनाव होने, और ऐसे में इस घोटाले ने नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा दी है। आखिर कहां तक फैला है घोटाले का जाल, अब देखिए प्रकाश कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। बड़ी मेहनत से किसान करते हैं खेत में धान की बुआई। 3 से 4 महीने में धान की फसल होती है तैयार। कई दिनों तक चलती है धान की कटाई। कटाई के बाद निकाला जाता है धान। किसानों के इस धान को खरीदती है सरकार।
सरकार के इस धान से मिलों में निकाला जाता है चावल। मिलों से निकाला गया चावल पहुंचता है एफसीआई के गोदाम में। एफसीआई के गोदाम से चावल जाता है सरकारी दुकानों पर। ये चावल जाता है बीपीएल परिवारों के लिए। ये चावल जाता है गरीब बच्चों के मिड डे मील के लिए। पर गरीब बच्चों और परिवारों को मिलने वाले इस चावल पर बिहार में पड़ गया डाका। आइए हम दिखाते हैं आपको किस तरह से बिहार में चावल घोटाले को दिया गया अंजाम। किस तरह से किसानों को ही नहीं बल्कि सरकारी खजाने को भी चपत लगाई गई। बिहार सरकार ने किसानों से धान खरीदने की जिम्मेदारी बिहार राज्य खाद्य निगम और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी पैक्स को सौंपी। खाद्य निगम और पैक्स ने बिहार के तमाम जिलों में किसानों से धान खरीदा और उसे चावल बनाने के लिए राइस मिलों को दे दिया। राइस मिलों के साथ ये करार हुआ कि पहले वो चावल देंगे, फिर बदले में उन्हें धान मिलेगा। ऐसा करार इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा ना हो कि धान से चावल निकालने के बाद वो वापस देने में आनाकानी करने लगे। इसी बहाना से बचाने के लिए यह करार किया। समझौते के तहत 1 क्विंटल धान में चावल की रिकवरी 67 किलो तय की गई। यानी अगर राज्य खाद्य निगम राइस मिल को 100 किलो धान देता है तो मिल मालिक उसे उसके एवज में 67 किलो चावल देगा। इस समझौते के बाद राज्य खाद्य निगम ने करीब 2000 राइस मिलों को धान से चावल निकालने के लिए धान देना शुरू किया। आरोप है कि नियम के खिलाफ जाकर खाद्य निगम ने राइस मिल के मालिकों को पहले धान दे दिया, जबकि पहले चावल उनको पहुंचाना था एफसीआई के गोदाम में। ऐसा नहीं हुआ। चावल मिल मालिकों ने धान ले लिया, चावल भी बनाया, लेकिन उसे एफसीआई गोदाम तक नहीं पहुंचाया। किसानों के साथ मामला नहीं है। मेन मामला ये है कि जो धान खरीदे गए और धान फिर मिलर को देना था, तो मिलर को दिए गए और मिलर को उनका चावल लौटाना था 67%। लेकिन बहुत सारे मिलर ने 10-11 का भी, 11-12 का भी और 12-13 का भी हमारा जो मिल को जो चावल देना चाहिए वो चावल नहीं दिया। और वो चावल नहीं देने के कारण वो चावल हम लोगों ने एफसीआई के यहाँ हिसाब नहीं दिया और वो चावल का राशि का वहाँ पर कहिए कि वो अनियमितता हुई। यह है आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय। ये वही शख्स हैं जिन्होंने सूचना के अधिकार कानून के तहत सरकार से धान खरीदी के बारे में जानकारी जुटाई। इनके मुताबिक पिछले 3 साल के दौरान बिहार के राइस मिलों ने करीब 3000 करोड़ रुपए का चावल सरकार के गोदाम में नहीं लौटाया। अभी ये तीन वर्षों का जो मामला आया है 11, 12, 13, 14, जिसमें 2892 करोड़ का घोटाला का मामला आया है। न्यायालय ने 2 वर्ष और पूर्व का बात जो कहा है कि नहीं, इसके पूर्व का बात प्लस जो है धान परचेजिंग का मामला जो है, तो ये सारे मामले अगर जोड़ दिए जाए, ट्रांसपोर्टिंग के मामले जोड़ दिए जाए, जूट बैग खरीदने के मामले, ये सारे जोड़ दिए जाए जो है। आरोप है कि धान खरीद से लेकर मिलिंग के लिए मिल तक पहुंचाने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। रोहतास जिले में तो एक ही दिन में 50,000 टन तक धान खरीद दिखाई गई है। कई जिले जो धान खरीद के मामले में फिसड्डी रहे हैं, वहां बड़े पैमाने पर धान खरीद दिखाई गई है। तो ऐसे में ये बड़ा खेल जाहिर तौर पर कागजों पर जरूर खेला गया। कि मिल की क्षमता के दुगुना तिगुना जो है एग्रीमेंट के अनुसार जो है उनको दे दिया गया। एग्रीमेंट में था कि 67% चावल लेना था, उसके बदले में 100% धान देना था। कहीं भी इसका अनुपालन नहीं हुआ। वो मिलों को जो है क्षमता के से अधिक जो है करोड़ों करोड़ों के धान दे दिए गए। जो मिल अस्तित्व में नहीं है, एक ही मिल पर 2-2 जो एग्रीमेंट करके कागज का खाना पूरी करके जो है वो दे दिया गया। और सारे मिलर जो है, चूंकि वो प्लानिंग करके किया गया था, वो पदाधिकारियों की मिली भगत से किया गया था और उसमें बड़े पैमाने पर रिश्वत लिया गया था। और सारे धान जो है, मेरा दावा है अगर ये बात जांच किया जाए जो है, तो मिलर अपने मिल पर भी नहीं ले गए हैं। वो बाहर से बाहर इस धान को उठाकर जो है वो धान को ही बेच दिया गया है। करोड़ करोड़ का धान बेचकर जो है, और सारे मिलर जो है करोड़ करोड़ के पैसे वो अन्य काम में जो है इन्वेस्ट किए हैं। राइस मिलों ने आखिर चावल का किया क्या? आरोप है कि बड़ी मात्रा में धान की खरीदी और बिक्री सिर्फ कागजों पर हुई और जो धान राइस मिलों को दिया गया उसे मिल मालिकों ने खुले बाजार में बेच दिया। हालांकि राइस मिल मालिकों का कहना है कि धान से चावल बनाने के बाद उसे स्टोर करने की जगह इनके पास नहीं थी।
खाद्य निगम को कई बार कहा गया कि वो राइस मिल में रखे चावल को ले जाएं, पर वो ले नहीं गए। बाद में खुले में रखा चावल सड़कर खत्म हो गया। फिर भी हम लोग को जब उन्होंने धान दिया तो ये आश्वासन उन्होंने दिया था कि 2 दिन के अंदर आपके यहाँ पे चावल उड़ जाएगा, और ये उन्होंने लिखित दिया था कि आप धान प्राप्ति करने। ऐसा हुआ? धान ऐसा हुआ नहीं, उन लोगों ने नहीं किया। हमने वो फिर चावल आपने कुटाई कर दी, लेकिन फिर वो चावल हुआ क्या? चावल हमारे मिलों पे पड़ा रहा, और हम लोग उनको बार बार ये उनको इंटीमेट करते रहे कि एफसीआई तक वो चावल नहीं पहुंचा। एफसीआई तक चावल मार्च अप्रैल तक पहुंचा, और उसके बाद जरूर कुछ न कुछ एसएफसी और एफसीआई के बीच के तालमेल की गड़बड़ी थी, और एसएफसी के अपने मिसमैनेजमेंट का ये नजरिया था कि जितना चावल जिस गति से पहुंचना था उस गति से ये चावल नहीं पहुंच पाया, और धीरे धीरे ये राइस मिलों पे इसकी मात्रा बढ़ती गई। तो चावल एफसीआई तक आपने नहीं पहुंचाया जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई थी, तो हुआ क्या वो चावल? ये चावल जो हमारे मिलों पे पड़ा था बाहर रखना पड़ा, क्योंकि हमको अगले साल अपनी मिलिंग की कार्रवाई करनी थी। तो हमको उसको अपने गोदामों में जो थोड़ी सी जगह थी उससे हमको निकाल के बाहर रखना पड़ा, और धान चूंकि पहले से ही बाहर रखा हुआ था, मौसम के असर का प्रभाव पड़ा कि ये धान धीरे धीरे क्षय हो गया, और हम लोगों को इसको अपने खर्चे से फेंकवाना भी पड़ा। धांधली इतने बड़े पैमाने पर हुई कि यह मामला चारा घोटाले से भी बड़ा मामला हो गया है। जिस चावल मिल की क्षमता सिर्फ 1 टन थी, उसे 10-10 टन चावल कूटने के लिए दे दिया गया। एक ही मिल पर 2-2 लोगों ने धान का उठाव कर लिया। चारा घोटाले में भी कमोबेश ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था। इस मामले में जब विभाग के मंत्री श्याम रजक से एबीपी न्यूज ने बात की, तो उन्होंने भी माना कि इन सब गड़बड़ियों के पीछे कुछ जिलों के कलेक्टर, अफसर और कर्मचारी भी हैं। 120 लगभग क्रय केंद्र प्रभारी, कुछ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पर भी हम लोगों ने उन पर कार्रवाई किया है। विभागीय भी कार्रवाई हुआ है, उनको मुकदमे भी हुए हैं, और कई क्रय केंद्र प्रभारी जो एग्रीकल्चर अफसर के थे, स्टैटिस्टिक्स अफसर के डिपार्टमेंट के थे, कई लोगों पर भी हम लोगों ने मुकदमा किया है, और मिलरों पर मुकदमा हुआ है। सरकार भी मानती है कि धान खरीदने से लेकर उसे मिल तक ले जाने में भारी गड़बड़ियां हुई। 2012 में पहली बार बिहार में चावल घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। इस बात का भी खुलासा हुआ था कि किस तरह पैक्स और खाद्य निगम के लोग राइस मिलों से मिलकर सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। सीएजी ने भी 2014 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मिल मालिकों ने करीब 434 करोड़ रुपए का चावल नहीं लौटाया। सवाल उठता है कि जब 2012 में ही घोटाले का पर्दाफाश हो गया था, तो सरकार ने तभी कार्रवाई क्यों नहीं की? घोटाला आगे न हो, इसके लिए सरकार ने क्यों नहीं कदम उठाया? 2012 में घोटाले का खुलासा हो गया था, तो फिर 2013 और 2014 में घोटाला क्यों होने दिया गया? आपने क्यों नहीं उस वक्त कार्रवाई की जो इतनी देर लग गई? मैंने 10-11 में भी कार्रवाई किया, 11 में के 12 में, 12-13 का भी 13 में किया, और 14 में भी हम लोगों ने किया। हर बार हम लोगों ने मुकदमा किया है, और पूरे वो सब सामने है, और सब कुछ सामने हम लोगों ने मुकदमा किया। और हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी स्तर पर भी बैठक हुई, और बैठक होकर के सारे चीज़ों पर अलग से चिट्ठी भी निकले, और जो मुकदमे हुए उसका भी हम लोगों ने मॉनिटरिंग करने का काम किया। चीफ सेक्रेटरी उसको आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे कलेक्टरों से हर सोमवार के सोमवार इस पर वो चर्चा करते थे। जब मिलर ने आश्वासन दिया कि हम इतने दिन में पैसा देंगे, उसके बाद नहीं दिया, तो हम लोगों ने मुकदमा करना ये भी सही है कि हम लोगों ने नीलाम पत्र भी जारी किया। सरकार का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 500 अफसरों और कर्मचारियों को घोटाले का जिम्मेवार ठहराया गया है। इस घोटाले में 107 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 900 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर के मुताबिक करीब 1,500 करोड़ की गड़बड़ी हुई है, जिसमें से करीब 200 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। रिकवरी भी इस बीच में अच्छी हुई है, 200 से ऊपर करोड़ रुपया का रिकवरी हो गया है। करीब 1600-1700 डिफॉल्टर राइस मिल है, उसमें से 50% से ज़्यादा ने अफिडविट दिया है, एडमिट किया है उनके अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग, और उससे पार्ट पेमेंट वो कर रहे हैं, प्लस अंडरटेकिंग दिए हैं कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम वो इंटायर आउटस्टैंडिंग क्लियर कर देंगे। पटना हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल को कहा था
कि इस मामले से जुड़े तमाम पहलुओं को देखते हुए प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई जैसी एजेंसी से कराई जाए। हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर इस मामले की जांच क्यों न सीबीआई को सौंप दी जाए। बिहार में ये चुनावी साल है। विपक्ष को नीतीश सरकार पर हमला करने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब हर किसी की नजर पटना हाईकोर्ट पर टिकी हुई है।